वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 से अंशों का निर्गमन। तो अंशों के निर्गमन से संबंधित जो पहली बात आ रही है कि अंश होते क्या हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अंश क्या हैं। किसी भी कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे अंशों में, छोटी छोटी इकाइयों में बटी हुई होती है और इस इकाई को ही अंश कहा जाता है। एक अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी को एक निश्चित राशि के जिन हिस्सों में विभाजित किया जाता है उन्हें अंश कहा जाता है। जैसे किसी कंपनी की कुल पूंजी 1 करोड़ रुपए है और वह 10 रुपए वाली 10 लाख इकाइयों में विभाजित है, तो 10 रुपए की प्रत्येक इकाई अंश कहलाएगी। मतलब अंश क्या होते हैं? कंपनी की पूंजी का एक भाग होते हैं। इस प्रकार अंश इकाई है जिसमें कंपनी की जो कुल पूंजी है वो बटी हुई होती है। प्रत्येक अंश पर अलग अलग नंबर पड़ा होता है। ये व्यक्ति जो अंशदान करते हैं अथवा जो अंशों के स्वामी हैं, जिन्होंने कंपनी के अंश खरीद रखे हैं, वो कंपनी के सदस्य होते हैं और इन्हें अंशधारी कहा जाता है। इस प्रकार अंश का आशय कंपनी का अंश पूंजी में एक निश्चित राशि का अधिकार से है। ये अंश कंपनी के अंतर नियमों में दी गई शर्तों के अनुसार हस्तांतरणीय होते हैं। इन अंशों का सममूल्य होता है। मतलब अंश जो होते हैं वो हस्तांतरणीय होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, मतलब किसी को भी इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। और कंपनी द्वारा जो अंतर नियम बनाए जाते हैं उनमें कुछ नियम और शर्तें दी जाती हैं अंशों के निर्गमन से संबंधित, तो उन्हीं शर्तों के अनुसार इनका निर्गमन किया जाता है। और जितने भी अंश होते हैं इनका एक सम मूल्य होता है, उस मूल्य पर इनको निर्गमित किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की पूंजी है वो छोटी छोटी इकाइयों में बटी हुई होती है और प्रत्येक इकाई को ही अंश कहा जाता है। जब भी कोई कंपनी को पूंजी एकत्र करना होती है तो वो अंशों का निर्गमन करती है और अंशों के निर्गमन के द्वारा वो अपने व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाती है। अंश की परिभाषाएं अलग अलग एक्सपर्ट्स के अनुसार, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। कंपनी अधिनियम में भी अंश की कुछ परिभाषा दी गई है। देखिए आप कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 84 के अनुसार अंश का आशय कंपनी की पूंजी के अंश से है। इसमें स्टॉक को भी शामिल, स्कंद को भी शामिल किया जाता है। जब तक अंश और स्कंद में स्पष्ट रूप से या गर्भित रूप से कोई भेद अंतर ना निकल गया हो, तब तक जो स्टॉक होता है उसको भी अंश में ही शामिल किया जाता है। तो ये परिभाषा थी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। अगली जो परिभाषा है वो न्यायाधीश लिंडले के अनुसार है कि पूंजी का वह अनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है अंश कहलाता है। क्या परिभाषा है ये? कि पूंजी का वह अनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है वो अंश कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंश का आशय पूंजी में एक निश्चित रकम पर अधिकार प्राप्त करने से है। इसके द्वारा अंशधारी को कंपनी में अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदता है, जिस कंपनी के भी वो अंश खरीदता है, तो उस कंपनी का सदस्य वो बन जाता है, तो कंपनी में उसका अधिकार हो जाता है और साथ में उसकी जो अंशधारी के संबंध में कुछ उत्तरदायित्व हैं उन वो भी उसके प्रति उसको पूरा करना होता है। इसके बाद देखिए अंशों की प्रकृति। अंश किस टाइप के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं? अंश जो है वो माल की तरह होते हैं जिन्हें कंपनी के पार्षद अंतर नियम में वर्णित विधि से हस्तांतरित किया जा सकता है। जब कंपनी की विशेषताएं हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि कंपनी के अंशों को आसानी से हस्तांतरण किया जा सकता है। मतलब उनको आसानी से खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, किसी के भी नाम उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अंश की प्रकृति में निम्न को शामिल किया जाता है। नंबर 1,
अंश एक हस्तांतरित करने वाली संपत्ति है, मतलब ये ट्रांसफरेबल है। अंश की प्रकृति माल की तरह होती है, जिस तरह माल होता है, गुड्स होता है, उसी तरह अंश भी होते हैं, उसकी प्रकृति भी माल की तरह होती है। अंशों का क्रय विक्रय किया जा सकता है, जिस तरह माल को खरीदा बेचा जा सकता है, उसी तरीके से अंशों को भी खरीदा और बेचा जा सकता है। अंशों को गिरवी रखा जा सकता है, कोई भी कंपनी अपने अंशों को गिरवी रख के उसके ऊपर लोन भी ले सकती है, कोई अंशधारी भी अगर ऐसा करना चाहे तो वो कर सकता है। अंशधारियों को कुछ अधिकार देता है और उन पर कुछ दायित्व भी सौंपता है। जो भी अंशधारी होते हैं, कुछ राइट्स उनको, कुछ अधिकार उनको मिलते हैं, तो कुछ उत्तरदायित्व भी उनके लिए होते हैं जो उनको पूरे करना पड़ते हैं। अंशधारी कंपनी या उसकी संपत्ति का आनुपातिक मालिक नहीं है। अंशधारी कंपनी या उसकी संपत्ति का मालिक नहीं है, वो कंपनी का सदस्य होता है लेकिन कंपनी का मालिक नहीं कह सकते आप उसको। ऐसा नहीं कि कंपनी की संपत्ति पे उसको कोई अधिकार प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। अंश कंपनी की पूंजी की सबसे न्यूनतम इकाई है। कंपनी की जो पूंजी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होता है अंश, क्योंकि अभी हमने इसके पहले जब अंश की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि अंश पूंजी की एक इकाई है जो कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है और प्रत्येक टुकड़े को ही अंश कहा जाता है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई होता है ये। अंश की अन्य संपत्तियों की तरह वसीयत भी की जा सकती है, मतलब वसीयत के रूप में अंश भी दिए जा सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा अंश के बारे में कि अंश क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम बढ़ेंगे कि अंश पूंजी क्या होती है। अंश से बनती है अंश पूंजी, जिसने भी शेयर खरीद रखे हैं तो कंपनी को वो कैपिटल के रूप में प्राप्त हो जाता है, तो वो उसके लिए शेयर कैपिटल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनको अंशों के द्वारा प्राप्त हुई है। अंश पूंजी से आशय कंपनी द्वारा अंश निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है। बहुत से व्यक्ति और संस्थाएं कंपनी की पूंजी में अलग अलग राशि का योगदान देते हैं। इनमें प्रत्येक व्यक्ति और संस्था के लिए अलग अलग पूंजी खाता नहीं बनाया जाता, केवल संयुक्त पूंजी खाता बनाया जाता है। जैसे किसी कंपनी की पूंजी 10 करोड़ रुपए है और उसने उस 10 करोड़ रुपए की पूंजी को 10 लाख अंशों में बांट रखा है, तो 10 लाख पूंजी खाते तो खोले नहीं जाएंगे, है ना। 10 लाख लोगों ने उसको खरीदा होगा, या मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने उसको खरीदा होगा, तो इतने पूंजी खाते तो उसको बनाए नहीं जाएंगे। सबका एक संयुक्त पूंजी खाता, इसमें जॉइंट कैपिटल अकाउंट जो होता है वो इसमें बनाया जाता है, जिसे अंश पूंजी खाता कहा जाता है। इंग्लिश में शेयर कैपिटल अकाउंट। जब आगे आप जर्नल एंट्री करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। इसकी परिभाषा देखिए, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार कंपनी की अंश पूंजी समता एवं पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से प्राप्त की जा सकती है। ये समता और पूर्वाधिकार ये अंशों के प्रकार हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो कंपनी के अंश होते हैं वो समता अंश भी हो सकते हैं और पूर्वाधिकार अंश भी हो सकते हैं। तो समता और पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से जो राशि प्राप्त होती है वो अंश पूंजी कहलाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार अंश पूंजी कंपनी के वित्त का वह भाग है जो इसके स्वामियों अर्थात सदस्यों या अंशधारियों से अंशों के विनिमय में प्राप्त होते हैं। अंशों के विनिमय मतलब क्रय विक्रय में। कंपनी की अंश पूंजी अधिनियम तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित होती है। जो भी सेबी होता है वो कंपनी की जो अंश पूंजी होती है उसका कंट्रोलिंग करती है और पूरे मार्केट को, शेयर मार्केट को वो कंट्रोल करके रखती है। तो ये अभी हमने पढ़ा अंश से आशय, उसकी विशेषताएं और अंश पूंजी क्या होती है, इससे संबंधित थ्योरी हमने पढ़ी। अब आगे हमको पढ़ना है कि अंश कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो उनके भी क्या क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं उन अंशों की। थैंक यू।